लास्ट सिस्ट्रांस कराया था। कुछ और केसेस करते हैं डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, आपको कंपेयर करना है NF3 और NH3 के डाइपोल मोमेंट में। NF3 एंड NH3 दो हैं, NF3 एंड NH3। BF3 का कितना आया था? NF3 और NH3 में किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे समझना है। NH3 का स्ट्रक्चर और NF3 का स्ट्रक्चर सेम होता है। इनका स्ट्रक्चर इनका पिरामिडल होता है। पिरामिडल मतलब किस तरीके का शेप होगा, ध्यान से देखो। NH3 का अगर शेप बनाओ H H H, ये बॉन्ड इस तरीके से होंगे और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा NH3 के स्ट्रक्चर में। NF3 का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का, H की जगह फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। ठीक है, जिस जगह पे लोन पेयर आ जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये भी एक डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं सेंटर एटम के साथ। ये भी क्या करेंगे, डाइपोल क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन और ये जो लोन पेयर है इनके बीच में अगर डाइपोल, ये भी एक चार्ज है माइनस चार्ज, इनके बीच में जो डाइपोल बन रहा है उसमें पॉजिटिव की तरह नाइट्रोजन काम करेगा और ये माइनस इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा तो एक डाइपोल ऊपर की तरफ बनेगा। इसी तरीके का सेम डाइपोल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, एक डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी। NH3 के केस में भी और NF3 के केस में भी, है ना। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में भी डाइपोल बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में भी डाइपोल बन जाए। ठीक, तो एक एक डाइपोल तो ये बन गए। अब दूसरी बात, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की कम। कितनी बताई है मैंने नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, बता दो जरा जल्दी से। हाइड्रोजन की 2.1 और नाइट्रोजन की 3 के आसपास बताइए ना कुछ। तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो यहाँ पे पॉजिटिव अब की बार डेवलप होगा और इधर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब 3 डाइपोल ये बन जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो 3 डाइपोल ये बनेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ये और एक। 3 वेक्टर अगर ऐसे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो इस तरीके से, देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना। एक वेक्टर पहले से यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है और 3 और ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तीनों का रिजल्टेंट। तो यानी कि यहाँ पे जो म्यू नेट आएगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और इसमें ये चारों वेक्टर लगभग एड अप हो रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, लगभग ये क्या होंगे, एड अप होंगे अप्रॉक्स में। यहाँ ना तो हमें वैल्यू पता है ना डिस्टेंस पता है, हम केवल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। ठीक, अब दूसरे केस को देखते हैं। इस जगह पे अगर देखो तो एक ये वाला डाइपोल का जो वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट, ये तो ऊपर की तरफ है,
लेकिन अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो ज्यादा होती है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर देखो यहाँ पे तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर बन गया, इसका इधर, इसका इधर। तो इस केस में क्या देख रहे हो कि एक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ और तीन कहाँ पे बन रहे हैं, तीन वेक्टर कहाँ पे बन रहे हैं, नीचे की तरफ। एक ऊपर की तरफ है और तीन कहाँ पे हैं वेक्टर, नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर देखो तो चार के चार वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब चारों के चारों लगभग क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं, लगभग एक डायरेक्शन में जब होते हैं तो रिजल्टेंट लगभग एडिशन के इक्वल आता है, प्रॉक्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है एक वेक्टर तो ऊपर की तरफ और तीन वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो इनका रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है कहीं, तो इन दोनों के रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट, ये दोनों क्या होंगे आपस में, माइनस होंगे। तो ओवरऑल में यहाँ पे जो म्यू नेट आएगा सेकेंड केस में, इसको मैं बोल दूं म्यू नेट 1 और इसको म्यू नेट 2 बोल दूं। यहाँ पे क्योंकि सब एडअप हो रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू होगी, और यहाँ पे तीन वेक्टर तो ऐड हो रहे हैं और उसमें से एक ये वाला ऊपर वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इस तरीके के कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, म्यू NH3 is greater than mu NF3। इसमें वैल्यू भी दी हुई है, वैल्यू तो अपन को याद नहीं रखनी, अपने को तो कैलकुलेट करना होगा नहीं क्योंकि वैल्यू दी नहीं होगी। यहाँ पे जैसे वैल्यू दी है NH3 के केस में 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और NF3 के केस में यही वैल्यू हो जाती है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30। एक में -3 में आ रही है पहले वाले में और दूसरे वाले में आ रही है -30। तो -30 तो बहुत छोटा हो गया ना, पर अपने को वैल्यू नहीं याद रखनी है, इस तरीके से कंपेयर करना। ये केस नोट कर लीजिए, तो और 2-4 करा दे जो पूछते हैं। नोट कर लिया सबने, चलो एक एग्जांपल और लो। हम लोग बात करें CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये मॉलिक्यूल है। इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना है, किसका कम किसका ज्यादा। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा, F यहाँ पे लगा दिया, Cl लगा दिया, I लगा दिया। देखिए ध्यान से, कहीं पे भी अगर कंपेयर करना है तो मैंने आपको क्या सिखाया, कॉमन फैक्टर को हटा दो, है ना। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो तीन वेक्टर हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या कार्बन की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है, 2.5।
ये इधर नेगेटिव डेवलप होगा, इधर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो 3 वेक्टर ये लगेंगे, ये तीनों केसेस में सेम होंगे, सी और एच के बीच में ही है तो सेम ही तो होंगे तीनों केस में, चारों केस में ये सेम आएंगे ये वेक्टर। सी एच सी एच सी एच बॉन्ड सेम है, सी एच सिंगल बॉन्ड है, तो इनका वेक्टर क्या होगा, सेम आएगा बिल्कुल। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, सेम आएगा सारे के सेम। इसका मतलब डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, ये वाला जो डाइपोल है सी और एफ के बीच में, सी और सीएल के बीच में, सी और बीआर के बीच में, सी और आई के बीच में, ये जो डाइपोल बनेगा ये डाइपोल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, हेलोजन की, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है, ये होते हैं हेलोजन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, 17 ग्रुप के। और कार्बन होता है 14 ग्रुप का। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हेलोजन से, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो सबसे कम होती है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा, इस पे नेगेटिव, तो एक डाइपोल इधर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे एक डाइपोल ये बन गया। तो इसका मतलब पहले केस में सी और एफ के बीच का डाइपोल है, दूसरे केस में सी और सीएल, तीसरे केस में सी बी आर और चौथे केस में सी आई का डाइपोल, यही डाइपोल है। बाकी को हमने नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, नीचे वाले वेक्टर्स को, क्योंकि चारों केसेस में क्या है, सेम है, तो सेम इफेक्ट देंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो सी और एफ के बॉन्ड के बीच का डाइपोल है सी और सीएल का, सी और बीआर का, सी और आई का। ठीक, अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो एटम उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ पुल होगा, इसीलिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो क्योंकि फ्लोरीन की पावर सबसे ज्यादा है तो ये सबसे तेज खींचेगा, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो डेवलप होगा वो इस केस में होगा, उससे कम इस केस में, और फिर CBr में, और फिर उसके बाद CI में। अब चार्ज की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्यू जो निकालते हैं हम लोग किससे निकालते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाई D से ही तो निकालते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाई D से निकालते हैं ना, डिस्टेंस और चार्ज से निकालते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट से देखो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप करवाएगा, सबसे तेज खींचेगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस केस में और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी इसी केस में डेवलप होगा। मतलब चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी, Q हाइयर होगा, किस केस में, फ्लोरीन वाले केस में। ठीक, तो अगर चार्ज से हम लोग देखें, और चार्ज का फैक्टर क्योंकि डोमिनेट भी करता है, तो चार्ज से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले वाले केस में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो फ्लोरीन एटम बड़ा छोटा होता है, रेडियस 2 के बीच में बॉन्ड बना है, तो जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो रेडियस जो है वो फ्लोरीन की सबसे छोटी होती है ना, और आपकी क्लोरीन की उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी आपकी रेडियस हो जाएगी ब्रोमीन की, उससे बड़ी आपकी रेडियस हो जाएगी आयोडीन की।
तो अगर बॉन्ड लेंथ हम लोग देखें तो बॉन्ड लेंथ हमको देखने को मिलती है CF के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड बन रहा है वही डिस्टेंस लिया जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो देखने को मिल रही है CF की सबसे छोटी, फिर CCL की, फिर CBR की, फिर CI की। तो देखा गया कि लंबाई तो सबसे ज्यादा, डिस्टेंस तो सबसे ज्यादा इस केस में मिलेगी। लास्ट वाले में आयोडीन सबसे बड़ा है, कार्बन तो कॉमन है, आयोडीन सबसे बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो डिस्टेंस सबसे कम इस केस में मिल रही है, और चार्ज सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले केस में मिल रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करें डाइपोल मोमेंट का? तो फिर क्या होता है ऐसे केसेस में, फिर आपको जो डेटा होता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो देखना पड़ता है। तो इस केस में ऐसा देखा गया कि चार्ज तो डोमिनेट करता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो फ्लोरीन वाला डोमिनेट नहीं कर पाता, फ्लोरीन सेकंड नंबर पे जाएगा, बाकी सब वैसे ही ऑर्डर में रहेंगे, केवल फ्लोरीन वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा। मतलब डाइपोल मोमेंट किस पे आएगा, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस हायर इन CI, बट एक्सपेरिमेंट से जो देखा गया वो क्या देखा गया कि आपका CH3Cl में सबसे ज्यादा, फिर CH3F में सेकंड नंबर पे, फिर CH3Br में थर्ड नंबर पे, फिर CH3I में फोर्थ नंबर। मतलब डिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है, पर फर्स्ट और सेकंड केस में पड़ गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते हैं क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा। एकदम रूल से नहीं चल रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको। इस केस को अलग से याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। बना लिया, लिख लिए सारे पॉइंट। चार्ज से देखते तो CH3F में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और डिस्टेंस से देखें तो CH3I में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन देखने को क्या मिला, CH3Cl में ज्यादा हो गया, बाकी ऑर्डर वैसा ही रहा। कौन है? हाँ नैवेद्य बोलो। इन जनरल चार्ज की प्रायोरिटी होती है, बट एक्सेप्शन वही बन जाता है जहां पे कुछ, भाई चार्ज प्रायोरिटी तो होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर भी मैटर कर रहा है। चलो एक एग्जांपल और ले लो। मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर दो ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग के ऊपर दो ग्रुप अटैच हैं अगर, तो जैसे मान लो दो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। अगर मान लो एक पोजीशन छोड़ के अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा। पढ़ चुके हैं ये हम लोग। और अगर मान लो ये दोनों ग्रुप अपोजिट अटैच हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रुप, मान लो क्लोरीन है, यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, एक बार ऑर्थो, एक बार मेटा, एक बार पैरा। तो अपने को देखना है कि किस केस में म्यू ज्यादा होगा, किस में कम होगा, किस में जीरो होगा, क्या होगा, इस तरीके से, है ना।
तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग डाइक्लोरोबेंजीन का। एक बार ऑर्थो ले लिया, एक बार हमने ले लिया मेटा, और एक बार ले लिया। अच्छा, ये जो रिंग होती है बेंजीन रिंग जो है ये प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब है सारे कार्बन एक ही प्लेन में होंगे, और जो ग्रुप क्लोरीन अटैच होगा वो भी इसी प्लेन में, जो ये ग्रुप है ये भी इसी प्लेन में हो। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन रिंग के ये इसी प्लेन में क्लोरीन इधर अटैच है और ये इधर अटैच है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी होगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो एक डाइपोल इधर बन जाएगा ऊपर की तरफ और एक डाइपोल नीचे की तरफ, ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो कैसी दिखाई दे रही है अपने को, कैसी डायरेक्शन दिख रही है, 180 पे दिख रहे हैं दो वेक्टर, एक वेक्टर ये μ1 ऊपर की तरफ और एक वेक्टर μ2 नीचे की तरफ। कितने एंगल पे लगभग दिख रहे हैं, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे अगर दोनों वेक्टर सेम है, ये भी C और Cl के बीच का डाइपोल मोमेंट है, ये भी C और Cl के बीच में, तो डिस्टेंस भी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी सेम होगा, तो चार्ज भी सेम आएगा। तो दोनों वेक्टर सेम है लेकिन कितने एंगल पे है अटैच है, 180 पे। तो इस केस में म्यू नेट क्या बन जाएगा, 0। यानी दोनों अगर सेम ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे अटैच है, बेंजीन रिंग की दोनों सेम ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे अटैच है, तो म्यू नेट क्या होगा, 0। क्लियर है बात। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो एक डाइपोल इधर की तरफ लगेगा, ये वाला CCl वाला, और एक डाइपोल ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं। इस केस में अगर देखो तो एक डाइपोल ऊपर की तरफ लग रहा है और एक डाइपोल कुछ ऐसे लगेगा। यहाँ पे एंगल अप्रॉक्स में 60 के आसपास आएगा, यहाँ पे एंगल अप्रॉक्स में 120 के आसपास आएगा, वहां पे एंगल 60 के आसपास आता है ऑर्थो में, और मेटा में एंगल क्या होता है, 120 की। तुम लोग को नींद आ रही है तो बाहर जाओ, भव्य और पीछे जो बैठे हैं तो सीधे क्यों नहीं बैठे हो, ऐसे कौन बैठता है क्लास में, स्ट्रेट बैठो। यहाँ पे एंगल, दो वेक्टर दोनों सेम है, दोनों के बीच में 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 है, तो किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, 60 पे ज्यादा होगा, पक्की बात बताओ। 120 की वैल्यू कितनी होती है cos 120 की, -1/2, और 60 की cos 60 की 1/2, पक्का। तो इस केस में क्या होगा, म्यू नेट ऑर्थो वाले केस में ज्यादा होगा म्यू नेट मेटा वाले केस से। क्लियर है बात। तो अगर तीनों को ऑर्डर में लगाना है तो क्या लगा सकते हैं, पैरा को लास्ट में कर दूं, पैरा में तो 0 ही है।
तीनों को अगर ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऐसे लिख सकती हूँ म्यू नेट। अगर दोनों ग्रुप सेम हो तब ये कंडीशन है, ये नहीं कि आप बोल दो कोई भी अलग अलग ग्रुप लगे हो और आप बोलो कि ऑर्थो और पैरा में मैम आपने ये बताया था, है ना, कोई अलग ग्रुप भी लग सकता है, डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट कर सकता है। म्यू नेट ऑर्थो पे क्या होगा, ज्यादा, फिर मेटा पे, नोट कर लो। हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, बना लिया। आप लोग का एटीट्यूड ठीक नहीं है। अब बेंजीन रिंग की जगह यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगा दी। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता था कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड लगा देते। ठीक, कोई भी वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड है और कोई भी वो कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो कार्बन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन होगी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कोई भी ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं sp2 कार्बन, और वो कार्बन जिसपे ओनली सिंगल बॉन्ड है उसको sp3 कार्बन बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 कार्बन की, sp3 कार्बन की कम होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। अब डाइपोल के केस में जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज डेवलपमेंट होता है E एंड D की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो अगर फर्स्ट केस में देखो तो कार्बन sp2 वाला है और क्लोरीन है, इनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आपको लेना है। और सेकेंड केस में कार्बन sp3 वाला है और क्लोरीन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से चार्ज डेवलप होगा। तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, यानी अगर E एंड D हाई होगा तो चार्ज उस केस में क्या होगा, हाई। ठीक, अब मैंने बोला कि sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, डेटा किसी को याद है तो बोलो, 3। नाइट्रोजन और क्लोरीन की आसपास होती है सेम। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी भी, इस क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 3 होगी। ठीक,
अब मान लो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मान लो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं बोल रही हूँ ज्यादा है ना, तो मान लो इसकी मान ली मैंने 1.9 और इसकी मान लो मैं मान लेती हूँ 1.8, तो डिफरेंस किस में ज्यादा आएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज्यादा होगा? फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में? यहाँ पे ई एन डी क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? तो जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा वहां पे चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा। चार्ज डेवलप ज्यादा होगा तो क्या होगा? चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है तो म्यू भी क्या होगा? तो इन दोनों केसेस में म्यू किसका ज्यादा बनेगा? सेकेंड वाला। बात क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाइयों बंधुओं। कि क्या बात बोली जा रही है? कोई ऐसा है नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। sp2 और sp3 अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए पहले मैंने sp2 sp3 नहीं लिखा था। क्या भव्य क्या हुआ? वेदांश शैतानी मत करो। मुझे मत बताओ, मुझे जिसे उठा के बाहर करना होगा मैं सेकंड्स में उठा के रवानगी करवा देती हूँ, पता नहीं चलता है फिर उसका। PYQ करते हैं एक दो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, अगर आपको स्टेटमेंट लिखा जाए कि डाइपोल मोमेंट दो डाइपोल के बीच में एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे आप? करेक्ट है या नहीं, मतलब करेगा या नहीं करेगा? करेगा, पक्की बात। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे करेगा या नहीं करेगा? H2S H2O NF3 NH3 CHCl3। क्वेश्चन क्या है? कोई मॉलिक्यूल है जो जिसमें लोएस्ट डाइपोल मोमेंट है, इनमें से पहचानना है आपको। लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है X। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल। मतलब पहले तो हमको डाइपोल मोमेंट देखना है कि किसमें सबसे कम है, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जिसमें कम है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके जो सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर देखने हैं कि कितने लोन पेयर। तो पहले अपने को क्या देखना है? इसमें डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा।
स्ट्रक्चर में बना दूं सबका, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर आपको मतलब वैसे नहीं पता है, ज्योमेट्री नहीं पता है, तो एंगल पता नहीं है आपको, है ना। H2S और H2O का स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके का होता है। यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऐसे कान जैसे दिखाए जाते हैं। H2S का भी ऐसे ही होगा। NF3 का अभी बनाया था, NH3 का भी बनाया था अभी। NH3 NF3 में किसका वो था ज्यादा या कम? NH3 का ज्यादा था, NF3 का कम था, तो NH3 तो आंसर होगा नहीं, लोएस्ट पूछा है ना, तो NH3 को डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन इस बेसिस पे। लास्ट हो गया CHCl3। चलो ये सब लगभग 109 डिग्री पे है H2O में, हाँ लगभग। आंसर 0। किसको बना रहे हो आप? CHCl3 का सबसे ज्यादा बना रहे हो, सबसे कम बना रहे हो। सोचो, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ। सल्फर की ज्यादा होगी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। बना लो डाइपोल की डायरेक्शन वायरेक्शन तो दिखा लो स्ट्रक्चर में, किधर से किधर डाइपोल जा रहा है, थोड़ा बनाओ। सबसे कम NF3 लग रहा है। डेटा लिख रहे हैं, डेटा से हमें क्या करना है, हम डेटा कहाँ से कैलकुलेट करें? डायरेक्शंस बनाओ, चलो बनाते। जैसे इसमें देखो H और O में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो एक इधर जाएगा डाइपोल और दो लोन डाइपोल ऐसे बनेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, दो डाइपोल इधर बनेंगे, एक आपका, ये उल्टा बना दिया ना मैंने, आप बोल नहीं रहे, इसमें चारों एक ही तरफ जा रहे हैं। हाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है ना, तो चार्ज का डेवलपमेंट इसमें ज्यादा होगा।
अब NH3 NF3 में हमने NH3 को तो हटा ही दिया था, क्योंकि NH3 का क्या था, NH3 का ज्यादा था, है ना, तो इसको हटा दिया था अपन ने। ये NF3 और CHCl3 में देखते हैं, ध्यान से देखो, CCl में किधर जाएगा, इधर डायरेक्शन जाएगी, इस CCl में इधर डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर ऐसे बना दूं मैं, H को इधर रख दूं, तब क्या हो जाएगा, CCl, और इसमें किधर चली जाएगी आपकी, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा है, किसकी कम। इसमें देखो सारे वेक्टर एड अप हो रहे हैं, सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने 2D में बनाया, बेसिकली ये ऐसा नहीं है जैसा ऐसा दिख रहा है ना, इसको 2D से कायदे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अपन। ये 3D है, टेट्राहेड्रल है। कौन सा अरेंजमेंट है ये सब में अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल है। पेन दो, पेन। ये अरेंजमेंट ये वाला है, ये कहाँ गया, ये वाला अरेंजमेंट है। ये जितने बॉन्ड है ना, इसमें सब में यही सिंगल बॉन्ड वाली सिचुएशन है। इसमें बॉन्ड की जगह 2 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है ना। तो ये वाली सिचुएशन है कि 2 तो ऐसे होंगे, अगर लोन पेयर होंगे तो 2 लोन पेयर ऐसे लग गए, 2 बॉन्ड ऐसे हो गए, है ना, इस तरीके से, या ये चारों बॉन्ड इस तरीके से हो गए, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड इस तरीके से हो गए, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे। तो इन सब के बीच में आपस में 109 का ही एंगल होता है, इन दोनों के बीच में 109, इन दोनों के बीच में 109, इनके बीच में, इनके बीच में, सबके बीच में एंगल कैसा होता है, 109 का। तो इस तरीके से अपने को सोचना है। ये जो ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे लग रहा है एक ही प्लेन में सब है, नहीं, एक प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये टेट्राहेड्रल वाला, ये टेट्राहेड्रल वाला, अगर मैं ऐसे सोचूं, क्या है ये 3 उंगलियां ऐसे, तो ये सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे, तो एक तरफ 3 वेक्टर जा रहे हैं तो ऐड होंगे, फिर ये चौथा वेक्टर भी कुछ नीचे की तरफ ही जा रहा है तो ये भी ऐड होगा, तो इसमें तो ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन से थोड़ा कम है लेकिन है तो सही, रेडियस बड़ी है, तो डाइपोल मोमेंट ठीक ठाक आ जाएगा इसमें भी। अगर हम लोग इसकी बात करें, NH3 को हमने हटा दिया कि NH3 और NF3 में NF3 कम होता है, लोएस्ट अपने को निकालना है। फिर उसके बाद H2O और H2S में अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें 2 जो होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे, ये वाले जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि एकदम इस तरीके से वी या बेंट शेप होते हैं। कैसा शेप होता है इनका, वी या बेंट शेप। वी और बेंट शेप में क्या होगा, 2 वेक्टर ऐसे हैं और 2 वेक्टर, एक वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ये अगर 3 है, 1 2, एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे 3, तो 2 वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर की तरफ है, तो 3 वेक्टर ऊपर की तरफ लगेंगे लगभग लगभग, तो यहाँ पे भी एड अप होके ऐड होगा, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आएगा। यहाँ पे भी ऐड होगा, है ना, यहाँ भी ऐड हो रहा है तो अच्छी वैल्यू आएगी। NF3 वाले में देखो, एक आपका वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इधर है, इधर है, लेंथ का फैक्टर कम आएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी छोटा है और नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है, तो लेंथ वाइज भी डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, और एक जो है वो कैंसिल आउट कर रहा है, ये 2 इस डायरेक्शन में है, 3 इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की तरफ है, तो कैंसिल आउट कर, तो इस केस में म्यू क्या आएगा, सबसे कम। अब आपसे पूछे हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें
सबसे कम डाइपोल मोमेंट हो, उसमें सेंट्रल के पास कितना लोन पेयर है? कितना लोन पेयर है सेंटर के पास? 1 है ना। ऑप्शन थे 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 0 ऐसे ऑप्शन थे। तो आंसर क्या बन जाएगा? लिख लो, लोन पेयर कितना हो गया? 1। क्या? क्या है? फिर सेम क्वेश्चन है, ये 26 का था इसी तरीके का। NF3 HBr H2S CSCl3 इसका दे रखा है। सेम क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप तो। इसमें ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल देखने हैं जिसमें 0 डाइपोल मोमेंट हो। छोड़ दो, अभी ज्योमेट्री जब तक पढ़ाए नहीं तब तक एक्सप्लेन करने में भी मजा नहीं आ रहा, और आपने अभी ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है तो आपको हर क्वेश्चन में एंगल बता रही हूँ, वो एंगल जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इनको फिर एक बार फिर मुझे जब चैप्टर खत्म होगा तो याद दिला देना कि डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस करवाने, तो अलग से करा देंगे क्योंकि फिर वो ज्योमेट्री से बैठ नहीं पा रहा। चलो अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी से हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जिस प्रोसेस से उसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी तक हम लोग एट द लेवल ऑफ 10th हम लोग बोलते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ये सब बातें होती थी। अभी हम लोग शेयरिंग की जगह नया वर्ड यूज करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले समझो फिर लिखना। अब लिखने के लिए बोलूंगी तब लिखना, पहले समझ लो। जैसे मान लो मैंने बोला कि H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, तो H2 का मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? H का एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे वाले H का एक इलेक्ट्रॉन आया, शेयरिंग हुई और शेयरिंग होके सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये शेयरिंग हमने पेपर पे तो ऐसे दिखा दी, पर होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका 1s1 ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s1 ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों, इनके बीच में शेयरिंग का मतलब जो है
वो ये होता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, दूसरा एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल होगा। तो ये दो स्फेरिकल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग समझते हैं ना, जैसे मान लो ये दो हाथ है ना ये, तो ये मान लो कि इसका कुछ पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ऐसे बोलेंगे तो कंप्लीट ओवरलैपिंग हो गई, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन इधर उस ऑर्बिटल में होते हैं, और उनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग, जिसको हम अभी तक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ओवरलैपिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे H और H के बीच का बॉन्ड बन गया। बात क्लियर हो रही है कुछ। तो ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती, कहाँ कहाँ पे होगी, कितने तरीके की होगी, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 1s इसका आएगा, 1s इसका आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों s और s इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। ओवरलैपिंग की बेसिक कंडीशन ये है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग लगभग सेम साइज के होने चाहिए, है ना। साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो ये 1s का ऑर्बिटल है, ये इतना छोटा है, और कोई मान लो 5s का ऑर्बिटल है, ये इतना बड़ा है, स्फेरिकल तो होगा, तो 1s और 5s के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगा। मतलब ओवरलैपिंग की बेसिक कंडीशन है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंपैरेबल साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का रेडियस 1 मिलीमीटर है और एक का रेडियस 50 मिलीमीटर है, ऐसा नहीं, लगभग लगभग सेम से होने चाहिए। एक का 1 मिलीमीटर है, दूसरे का 1.5 है, 2 तक है, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक। ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से ओवरलैप करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरे को बोलते हैं एक्सियल साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे मान लो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल आपका इस तरीके का होता है। अगर इसकी मैं हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलूंगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से शेयरिंग होगी, मतलब ऐसे एक p ऑर्बिटल ये, एक p ऑर्बिटल ये, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये आएगा, दोनों के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। अगर दोनों सेम स्पिन के हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग इस तरीके से, जैसे s ऑर्बिटल है तो इस तरीके से, s और p के बीच में भी होती है, s ऐसे आ गया और p इस तरीके से, ये तीनों ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग बोली जाती है। ये p और p के बीच में है, ये s और s के बीच की ओवरलैपिंग है, ये s और p के बीच की ओवरलैपिंग है। तो इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग की कैटेगरी भी दी जाती है, और इसको हम लोग PP ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग कह सकते हैं। इतनी बात समझ आई। दूसरी चीज, कभी भी जब ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे ना, तो ओवरलैपिंग में देखिएगा आप बुक में जो डायग्राम बना होगा उनमें ऑर्बिटल में ऐसे बना होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, अगर उनके लूप पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं तब ओवरलैपिंग होगी। अगर अपोजिट अपोजिट लूप मिल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी।
अब आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव जो ऑर्बिटल में, इसका मतलब क्या है? ये चार्ज से रिलेटेड है क्या? चार्ज से रिलेटेड नहीं है। ये जो ऑर्बिटल बनाए गए हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं? वेव के कॉन्सेप्ट पे बनाए गए, है ना। वेव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट किया गया है? वेव की तरह। वेव में अगर हम लोग ऐसे करें, ड्रॉ करें, तो इधर वाले पोर्शन को प्लस लेते हैं, इधर वाले को माइनस, इसको प्लस इसको माइनस, ऐसे लिया जाता है। इधर क्या हो गए? क्रेस्ट हो गए, और इधर क्या हो गए? तो ये जो क्रेस्ट वाले पोर्शन है ना, इनको पॉजिटिव, यानी कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है तो दूसरे का भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव वाला पार्ट आना चाहिए, तभी क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सामने आएंगे तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ओवरलैपिंग की कुछ बेसिक कंडीशन है। साइज कंपेरेबल होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव लोब जो हैं, इनको लोब बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो सामने आने चाहिए, है ना। एंगल प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, मान लो एक ऑर्बिटल यहाँ है और एक ऑर्बिटल इस एंगल पे है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। मतलब एक प्रॉपर एंगल भी होना चाहिए, तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आने चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव सामने आए, या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल में, साइज कंपैरेबल होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी एटम बॉन्ड बनाने आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, है ना। है गरीब आदमी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने आ जाए तो वो ओवरलैपिंग कर लेगा। उसकी भी पर्टिकुलर कंडीशन है कि डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, अरे हर से बना लेना चाहिए, लेकिन साइज का मैटर करता है। मान लो किसी का 1s आ रहा है और किसी का 4s आ गया तो नहीं बना पाएगा, अगर सेम साइज का होगा तो बना लेगा, ठीक। तो चलिए पहले ओवरलैपिंग की डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। कुछ लिखा नहीं है ना अभी? क्या लिखा है आपने? कुछ नहीं लिखा है, चलिए लिखते। डेफिनेशन लिखेंगे पहले। When two atoms come ओवरलैपिंग हेडिंग के अंदर, when two atoms come close to each other, there is overlapping of atomic orbitals. There is overlapping of atomic orbitals. For this overlapping, some basic conditions for this overlapping, some basic conditions are required. Basic conditions are required. फर्स्ट पॉइंट डालिए, each orbital
each orbital have single electron. या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो ऑफ अपोजिट स्पिन एक एक दोनों में एक एक नहीं 1-1 ओवरलैपिंग में 1-1 बता रहे चिल इसका मतलब बोलेंगे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैक्सिमम, तो क्या लिख सकते हैं? रिधांश तिवारी बाहर जाना है, जाना है तो बोलो। जाना है तो बातें करना। सेकेंड पॉइंट लिखिए। एटम्स with half filled orbital have proper orientation for overlapping. Atomic orbital participate in overlapping have comparable size. साइज भी कंपेरेबल होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। By overlapping maximum electron density present between by overlapping maximum electron density present between two atoms अब डायग्राम बनाएं कैसे कैसे होगी ओवरलैपिंग। फोर्थ पॉइंट, बाय ओवरलैपिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होंगे? जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो कहाँ होंगे? डेंसिटी दोनों एटम के बीच में ही होंगे। ऐसा नहीं एटम यहाँ रखे हैं, एटम इधर रखा है और इधर रखा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, ऐसा नहीं होगा।
कहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बीच में ही होगी। कुछ लोग बोलेंगे ये लिखने की जरूरत क्या थी, है तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरलैपिंग और इलेक्ट्रॉन आ ही रहे। चलिए ओवरलैपिंग कब कब होगी, कैसे कैसे? एक डायग्राम बनाएंगे। पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव का मतलब है कि हो रहा है सही, और एक है आपका नेगेटिव ओवरलैप। डायग्राम से समझेंगे। पहला बनाते हैं पीपी के बीच में पॉजिटिव ओवरलैप, पीपी के बीच में। पी और पी के बीच में पॉजिटिव ओवरलैप। एस और पी के बीच में हो गया। दो केस ए और बी बनाए हमने, पी और पी के बीच में, एस और पी के बीच में। इसको अगर मैं, ये जो एक्सिस है, इसको अगर मैं जेड एक्सिस लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? जेड एक्सिस। ठीक, तो P और P के बीच में ओवरलैप एक और तरीके से ऐसे हो सकता है, x मान लेती हूँ इसको, इस वाले को, एक ओवरलैप ऐसा भी होता है जिसको साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे हो रहे थे, मतलब लो, अब पी ऑर्बिटल साइड वाइज भी अटैच हो रहे हैं, तो बीच वाली लाइन हटा देते हैं। इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का एरिया, ये बीच है। एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज, तो इसमें कैसे होगा? पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। ये पी जेड एक्सिस थी, तो ये पी जेड ऑर्बिटल था। कौन सा था? पी जेड। अगर इसको जेड एक्सिस मानना है तो इसको पी जेड बोल दो। क्या? हाँ, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, तो ये दोनों पी एक्स पी वाई को थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं। अच्छा नहीं बना। ये ओवरलैपिंग दिख रही है बीच में, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग का एरिया है जो ब्लू से मैंने दिखाया। ये केसेस किसके हैं? पॉजिटिव ओवरलैप। क्या?
ये भी पॉजिटिव का ही, ये पी एक्स था, इसको पी वाई बोल दो, तीनों एक्सेस पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई के बीच में साइड वाइज हो रही है, पी एक्स के बीच में हो रही है, पीजेड और पीजेड के बीच में एक्सिस से हो रही है, इसको हेड ऑन बोलते हैं, ये वाली हेड ऑन बोलते हैं। नेगेटिव में क्या चेंज करना है, नेगेटिव ओवरलैप में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आएंगे, अटैच होंगे, सेम डायग्राम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में अटैच कराना है, बनाइए। हाँ बना दीजिए डायग्राम। बात कुछ समझ आ रही है क्या बच्चों, बोलो, आ रही है क्या? ये पी एक्स है, ये पी वाई बना लिया। एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप, ये बन गई पॉजिटिव नेगेटिव। एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, इस पे ये पी एक्स है, ठीक, और ये वाई एक्सिस है, इस पे है पी वाई, ठीक। तो एक का ओरिएंटेशन ऐसे है, एक ऑर्बिटल का पी एक्स मान लो, एक्स एक्सिस मान लो ये है, एक का ओरिएंटेशन ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस वाला है। तो ये जब आएंगे ना तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एक्स से एक्स ही ओवरलैप करेगा, एक्स और एक्स के बीच में अगर इस तरीके से ओवरलैप करवा रहे हो तो साइड वाइज वाली हो रही है ना। एक्स और वाई के बीच में एक्स ऐसे है वाई ऐसे है तो नहीं हो सकता, ठीक, एक्स ऐसे है जेड ऐसे है तो नहीं हो सकता, जेड तो साइड वाइज करता ही नहीं, जेड साइड वाइज नहीं करता, एक्स एक्स अगर है तो करेंगे, वाई वाई अगर दो हैं तो वो करेंगे। अब ऐसे मैं ले आई पी एक्स को ऐसे रखा और पी वाई को ऐसे रखा, तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ओवरलैप। क्या बोलेंगे, जीरो। जैसे मान लो कि ये पी ऑर्बिटल है, इसके साथ आप यहाँ पे ले आए एस ऑर्बिटल, तो ये भी नहीं होगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, ये न्यूक्लियस माना जाता है, इधर है नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं, ये भी जीरो ओवरलैप की कंडीशन। बना लीजिए। हाँ बनाते हैं, वो भी पढ़ेंगे लास्ट में।
चलिए अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग है ये कितने तरीके की है और इससे जो बॉन्ड बनेंगे, अभी तक हम लोग जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे वो हम लोग पढ़ते थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे आज हमने शेयरिंग की जगह पे नया टर्म क्या सीखा, ओवरलैपिंग सीखा। उसी तरीके से ये जो ओवरलैपिंग होती है इसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, जो अभी तक हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोलते थे, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, है ना। इन तरीके की ओवरलैपिंग से दो तरीके के ही बॉन्ड क्रिएट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, तो दो बॉन्ड बनेंगे, टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्रिएट होंगे। कोवेलेंट में भी दो तरीके के बॉन्ड क्रिएट होंगे, एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक को नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को नाम क्या देते हैं, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा दो पाई, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक, अब ध्यान से समझो, सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किससे बनेगा, हेड ऑन ओवर। पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है साइड वाइज, या इसी को बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से। डायग्राम देखो, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये हेड ऑन, ये साइड वाइज, ये साइड वाइज है। एस ऑर्बिटल कभी भी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं करता, यानी कि अगर पाई बॉन्ड की बात करोगे तो हमेशा कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी ही होगा। पी सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल कभी भी नहीं करेगा। लेटरल ओवरलैपिंग कौन करेगा, पी। एस में लेटरल कहाँ है, एस तो स्फेरिकल है, कोई साइड थोड़ी है उसमें, हाथ पैर थोड़ी है, ये तो साइड से कर सकता है, इसकी तो अलग बात है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। इन दोनों को कैटेगरी में डाल दो, हेड ऑन, और इसको डाल दो लेटरल। अभी इनके केस बताएंगे ना एक साथ। ये लिख लिया आपने, तो हेड ऑन में कौन कौन सी आएगी, एस और एस के बीच की, एस और पी के बीच की, पी और पी के बीच की, ये हेड ऑन है। अगर लेटरल की बात करोगे तो लेटरल में केवल पी और पी के बीच में, पी और पी के बीच। ये बना चुके हैं ना,
जिसको अगर लगता है कि वो पिछले वाले डायग्राम से कंप्लीट है तो जरूरत नहीं है, वहां पे शायद ये छूट गया था, इसको ऐड कर लीजिएगा। क्या हो सकता है ये पहले जो हाइड्रोजन का केस बताया था वहां पे था ही, फर्स्ट वाला, वहीं पे ऐड कर लो। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है थोड़ी थोड़ी? देखो ध्यान से, आराम आराम से इसको, ओवरलैपिंग को रिवाइज भी करा देंगे, टेंशन की बात नहीं, आराम आराम से सीखो। जैसे मान लो दो एटम हैं, इनके बीच में अगर आप एक बॉन्ड बनाते हो तो ये बॉन्ड हमेशा कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा। एक बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? ऑलवेज। ठीक। अगर दो एटम्स हैं उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज बी सिग्मा। पहला जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। पहला पहला बॉन्ड क्या बनाता है? सिग्मा। सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई। फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज भी सिग्मा। इसमें भी अगर फर्स्ट सिग्मा है तो सेकंड और थर्ड क्या होंगे? सेकंड थर्ड बॉन्ड होंगे पाई, यानी यहाँ दो पाई बन रहा है, और पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। और सिग्मा किस ओवरलैपिंग से बनते हैं? हेड ऑन से। पाई किससे बनेंगे? लेटरल, साइड वाइज से। ये पॉइंट्स याद रखते हैं, असर्शन रीजन में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड, या ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड, नेवर बी सिग्मा बॉन्ड, मे बी मे नॉट बी, मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने कॉपी किताब क्यों बंद कर रहे हो? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। O2 मॉलिक्यूल मैंने बोला, तो O डबल बॉन्ड O अगर है तो ये वाला फर्स्ट बॉन्ड को क्या बोल सकती हूँ मैं? सिग्मा। और इसको क्या बोलूंगी? पाई। अगर मैंने बोला N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? पाई। अगर मैंने बोला H2O, तो H2O में सिग्मा कितने पाई कितने? सिग्मा। दो एटम के बीच में पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम के बीच में पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम के बीच में पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, 2 सिग्मा 0 पाई। पाई है नहीं, पाई नहीं है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तब बोलेंगे पाई। क्लियर है बात? चलो बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड पाई। कितने? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये मेरे। C6H6 में जल्दी से बता देंगे कितने सिग्मा कितने पाई। C6H6 बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई?
सोच लो आराम से, फिर अगर नहीं हुए ना फिर देख लो। 12 सिग्मा कैसी बॉन्डिंग होती है? जल्दी से बनाओ स्ट्रक्चर फटाफट, सबकी कॉपी में मैं देखूंगी। बना लो जल्दी से स्ट्रक्चर सब लोग फटाफट से। बेंजीन का कॉपी में बनाओ सब, मुझे दिखा के जाएंगे। नहीं कॉपी में बनाओ। दिख गए सारे बॉन्ड? सारे बॉन्ड दिख रहे हैं? रिंग में 6 बॉन्ड है और रिंग के बाहर 6 बॉन्ड हो गए। सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? पाई कितने हो गए? रेशियो निकालें तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ, अब नहीं आएगा, बहुत पुराना सवाल। इतने अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे। उन्नति क्या हुआ? टॉपिक नहीं आ रहा? उन्नति नहीं आ रहा है टॉपिक? आ रहा है। C6H4OH COOH। चलो तुमने बेंजीन का नहीं बनाया ना? चलो चलो बनाओ। C6H4OH भी लगाना है बेंजीन रिंग के ऊपर और COOH भी लगाना है, और सिग्मा और पाई काउंट करके बताना। एक्सपेंड तुम करो, मैंने इतना नोमेनक्लेचर में इसको एक्सपेंड किया है, मैं नहीं कर रही अब। एक्सपेंड कर दूंगी तो वो तो तुम तुरंत बता दोगे। आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी ना, तो कवर अप तो करना पड़ेगा, सिलेबस है ना। तो 16 सिग्मा 4 पाई 4 पाई। ध्यान से देख लो भैया, 4 पाई है कि ज्यादा है? ऑनलाइन में कोई बोल नहीं रहा है, बहुत सन्नाटा है। मैम 17 सिग्मा और मैम 3 पाई। 17 सिग्मा एंड 3 पाई। चलो भैया बेंजीन को ओपन करके बना देते हैं। 4 पे तो हाइड्रोजन है। मैम 4 पाई। 4 पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, 1 पे लगा दिया OH, 1 पे लगा दिया COOH। लगा सकती हूँ ना? क्या कहते हो? और डबल बॉन्ड भी तो लगाने, डबल बॉन्ड भी लगा दिए। खुश? चलो अब काउंट कर लो। 16 17 किसका आ रहा था? 16 पक्का? मैं नहीं काउंट कर रही। पाई कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 4 पाई। 6 सिग्मा तो रिंग में हो गए, और आपके 1 2 3 4 बाहर दिखाई दे रहे हैं, और ये 5 6 7 8 9 10 10 और 6 16। हाँ सही है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इतने इतने बढ़िया बच्चे हैं ना। C2H2 C3H4 नहीं
इतना तुम रिधांश बना लो। मैं अगर कॉपी में एक एक स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो आप नहीं जा रहे, आप आंसर चाहे बता लो, आइंस्टाइन बनो तुम, नोट ना करना। हाँ स्ट्रक्चर बना के ही तो बनाएंगे, हाँ और क्या। बस लास्ट है, लास्ट है ये अपने। मैं बना रही हूँ, अब आंसर भी चेक करो। C2H2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक सिग्मा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो 3 तो सिग्मा हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड में बाकी के जो 2 बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं। C3H4 का स्ट्रक्चर, 3 कार्बन बनाने हैं और कितने हाइड्रोजन बनाने हैं? सही बना है स्ट्रक्चर? गलत लग रहा है ना? क्या यहाँ पे क्यों बनाऊं मैं? यहाँ पे बना सकती हूँ। हाँ तो अच्छा कम पड़ रहा है, इसकी खाली तो रह गई ना। हाँ बस हो गया। डबल बॉन्ड वाला भी बन सकता था क्या? तो चेक कर लो दोनों में सेम आ रहा है कि गलत आ रहा है। चेक कर लो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसमें कितने आएंगे सिग्मा? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 और ये कितना हो गया 3, 6 सिग्मा, 2 पाई। इसमें सेम आ रहा है आंसर। 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना इसके। भव्य क्या निकाल लिया? कहाँ? तुम लोग आपस में क्यों शुरू हो जाते हो? तुम्हारा खत्म नहीं होता भाई। तुम क्लास के पहले 1 घंटे बैठ के जो भी करना है वो कर लिया करो आपस की बातें, और क्लास के बाद मेरी क्लास में नहीं चालू कर देंगे अपना राम कहानी। ये क्या बात होती है? आपस में ही करना है तो खुद ही पढ़ो, खुद ही एक दूसरे से पढ़ लो, दी बेस्ट। क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से आदमी ज्यादा सीखता है। बेस्ट है, बेस्ट आइडिया दे रही हूँ मैं। ठंडे दिमाग से सोचो। 7 सिग्मा आ रहे हैं इसमें, ये बनेगा ना। COH 2 बॉन्ड है ना, ऑक्सैलिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड है। तो आपके 2 तो पाई हो गए और 1 2 3, 1 2 3 7 सिग्मा। चलो आज की क्लास कर देते।